आपने कई वीडियोस में और कई बार कहा है, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट का जो नेहरू गांधी परिवार में ये जो एहसास है, ये जो भावना है, वो कहाँ से आती है? उसके उदाहरण तो बहुतेरे हैं, मतलब पहले भी दे चुका हूँ, आगे भी देता रहूँगा, लेकिन आज एक विशेष बात पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। देखिए, ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आता है जब आपको कानून से ऊपर समझा जाता है, जब आपके लिए कानून बदल दिए जाते हैं। तो क्या आपने सुना है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, राजा महाराजाओं के समय की बात छोड़ दीजिए, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी एक परिवार की संपत्ति को स्टेट टैक्स से यानी कर से बचाने के लिए कानून बदल दिया गया हो? और जिसके लिए बदल दिया जाए उसके मन में किस तरह का भाव होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो नेहरू गांधी परिवार के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, उनमें ये जो सेल्फ एंटाइटलमेंट का भाव है, ये कोई हवाई बात नहीं है, ये उनको विरासत में मिला हुआ है। अभी उस मुद्दे पर आए उससे पहले उसका देखिए, हर बात का, हर काम का, हर कदम का, हर फैसले का एक संदर्भ होता है। इस लोकसभा चुनाव के दौरान सैम पित्रोदा ने एक बयान दिया था, आपको भी याद होगा, इनहेरिटेंस टैक्स लगना चाहिए भारत में जैसा अमेरिका में लगता है। और उन्होंने कहा अमेरिका में लगता है और 50% जो है वो संपत्ति व्यक्ति के मरने के बाद स्टेट को यानी सरकार को चली जाती है। हालांकि उन्होंने गलत कहा था, अमेरिका में पूरे देश में ये कानून नहीं है, अमेरिका के कुछ राज्यों में है, और टैक्स का स्लैब भी जो है 50% नहीं है, वो 30% के करीब है। लेकिन उन तथ्यों को छोड़ देते हैं, वो उस पर जाने से जो है बात आगे बढ़ेगी नहीं, और उसका अब कोई मतलब भी नहीं रह गया। वो चुनाव के समय की बात थी। सैम पित्रोदा के इस बयान पर बड़ा हंगामा मचा, बीजेपी ने विरोध किया। प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि कांग्रेस का तो यही मोटो है, यही नारा है कि आपकी संपत्ति की लूट आपके जीवन में भी और जीवन के बाद भी, तो जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ये जो है टैगलाइन है LIC की, उसी का इस्तेमाल किया उन्होंने। और जब इसका दिखा कांग्रेस पार्टी को कि नुकसान हो सकता है, उसमें कहा यह गया था कि इनहेरिटेंस टैक्स लागू किया जाना चाहिए और आपकी संपत्ति का जो है बड़ा हिस्सा आपके निधन के बाद आपके बच्चों के पास जो जाएगा, उसमें से आधा सरकार को मिलना चाहिए टैक्स के रूप में। तो जब विरोध ज्यादा दिखने लगा तो कांग्रेस ने पहले अपने को अलग किया इससे कि ये निजी बयान है सैम पित्रोदा का। फिर और विरोध बढ़ा, लगा कांग्रेस पार्टी को कि इसका नुकसान हो जाएगा चुनाव में, तो उन्होंने सैम पित्रोदा को जो है, ओवरसीज कांग्रेस के वो अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी के सबसे बड़े सलाहकार हैं, तो उनको ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और चुनाव खत्म होते ही फिर बहाल कर दिया गया। ये कहानी अलग है। आज सैम पित्रोदा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आज सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार की सेल्फ एंटाइटलमेंट का जो भाव है वो कहाँ से और कैसे आता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो सैम पित्रोदा ने ये बयान दिया, उसके बाद उनका क्या हुआ आपको मालूम है, और चुनाव के बाद किस तरह से उनको फिर से बहाल किया गया ये भी आपको बता दिया। सवाल ये है कि क्या देश में इनहेरिटेंस टैक्स की बात पहली बार हुई? 1953 का स्टेट ड्यूटी एक्ट आजादी के बाद से लागू था। इनहेरिटेंस का टैक्स लगता था, व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी जो संपत्ति है उसके जो वारिसों को मिलती थी उसमें से सरकार टैक्स लेती थी, और इस टैक्स का स्लैब था 20 लाख से ज्यादा की संपत्ति पर 85%, 85% स्टेट ड्यूटी थी। उसको आम बोलचाल की भाषा में डेथ ड्यूटी भी कहते थे। तो ये स्टेट ड्यूटी स्लैब वाइज थी कि इतनी संपत्ति होगी तो इतना टैक्स, इतनी होगी तो इतना टैक्स। जो मैक्सिमम स्लैब था 20 लाख से ऊपर की संपत्ति पर 85% टैक्स। अब ये बात एक दिन मेरे मन में बहुत दिन से है, किसी दिन बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकारों ने किस तरह से इस देश को बेईमानी की ट्रेनिंग दी, बेईमानी करने के लिए मजबूर किया, और बेईमानी का कैसे जो है वो साम्राज्य स्थापित किया। लेकिन वो फिर किसी दिन।
अब हुआ ये, टैक्स तो लागू कर दिया सरकार ने कि इससे जो पैसा आएगा वो गरीबों में बांटा जाएगा, मतलब उनके विकास के लिए खर्च किया जाएगा, लेकिन कुछ ज्यादा पैसा आया नहीं। उसके दो कारण, एक, बेनामी संपत्ति होने के कारण उस व्यक्ति के नाम से जो है संपत्ति है ही नहीं, तो उस पर टैक्स क्या लगाएंगे, और दूसरा जो है संपत्ति की असली कीमत को छुपाना। इसके लिए इस्तेमाल हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का और गवर्नमेंट वैल्यूअर्स का। दरअसल गवर्नमेंट वैल्यूअर्स जो है वो संपत्ति का अनुमान लगाते थे कि किसकी संपत्ति का मूल्य आज जो बाजार मूल्य है उसके हिसाब से कितना होगा। इसमें बड़े पैमाने पर धांधली होती थी, तो सरकार को इस टैक्स से कुछ मिलता नहीं था, लेकिन वो टैक्स खत्म नहीं किया गया। और फिर इसकी आलोचना इस आधार पर हुई कि ये डबल टैक्सेशन है, क्योंकि व्यक्ति जीवित रहते हुए उसकी जो संपत्ति है उस पर संपत्ति कर यानी वेल्थ टैक्स देता था, और उसके निधन के बाद उसका परिवार जो है, उसके वारिस जो है, वो स्टेट ड्यूटी दे रहे हैं। तो ये डबल टैक्सेशन हो गया, लेकिन इससे भी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि ये आम लोगों की बात थी। कानून आम लोगों की मदद के लिए नहीं बनाए जाते थे। नेहरू गांधी परिवार के राज में आप देखेंगे तो बहुत से कानून आपको ऐसे मिलेंगे जो आम लोगों को परेशान करने के लिए ज्यादा बनाए जाते थे, उनका जीवन मुश्किल करने के लिए ज्यादा बनाए जाते थे। तो इस कानून में इतनी खामियां होने के बावजूद और इसका कोई फायदा न होने के बावजूद इस कानून को खत्म नहीं किया गया, लेकिन और 30 साल तक खत्म नहीं किया गया। अब सवाल आता है कि खत्म क्यों किया गया। 1985 में इसको खत्म कर दिया गया। अब आप कहेंगे 1985 में ऐसा क्या खास हुआ, वो जानने की बड़ी जरूरत है। राजीव गांधी 1984 दिसंबर में जो लोकसभा चुनाव हुए, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उसकी सहानुभूति की लहर में प्रचंड रूप से चुनाव जीत कर आए। विश्वनाथ प्रताप सिंह वित्त मंत्री थे। उनकी सरकार के पहले बजट में ये जो इनहेरिटेंस टैक्स है या स्टेट ड्यूटी, पहले ये स्टेट ड्यूटी एक्ट 1953 जो है, इसको एबॉलिश कर दिया गया। बात इतने तक नहीं है। आपको लगेगा बड़ा प्रोग्रेसिव जो है कदम था, लोग परेशान हो रहे थे, सरकार को फायदा नहीं हो रहा था, तो खत्म कर दिया कानून, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन इसके पीछे की कहानी जरा समझिए। आमतौर पर होता यह है कि कोई कानून लागू होता है या खत्म किया जाता है तो उस दिन से होता है, प्रेजेंट में होता है, पिछली तारीख से नहीं होता। इस कानून को 1 अप्रैल 1984 से खत्म किया गया, और इसको खत्म करने के बाद बड़ी जो है डिमांड हुई, बड़ा प्रेशर राजीव गांधी बेनामी संपत्ति के खिलाफ कानून लाने का। तो 1988 में वो कानून लेकर आए बेनामी संपत्ति के खिलाफ, संसद से पास हो गया। लेकिन आपको मालूम है, अभी सीए के मामले में देखा है तो इसलिए याद भी होगा कि कोई भी कानून संसद से पास हो जाए, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाए, उसके बाद भी लागू तभी होता है जब उसके रूल्स फ्रेम करती है सरकार। राजीव गांधी ने उसके रूल्स फ्रेम नहीं किए, क्योंकि उस कानून को लागू करने की नीयत नहीं थी। उनको मालूम था कि इसमें ज्यादातर उनकी पार्टी के लोग फंसेंगे, उनकी संपत्तियां जाएंगी। तो जो 1988 में बेनामी संपत्ति के खिलाफ कानून बना था, उसके रूल्स फ्रेम किए मोदी सरकार ने 2016 में, और उसके हिसाब से मुकदमे दायर हो गए। जो बेनामी संपत्तियां मिली, जिनका पता चला, वो लोग कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अजीब फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कानून 2016 से लागू होगा, तो उससे पहले जो मुकदमे किए गए थे वो सब निरस्त हो गए, तो उन सबकी संपत्तियां बच गई। सरकार का ये कहना था कि चूंकि ये कानून संसद से 1988 में 1988 में पास हुआ था, तो ये उसी तारीख से लागू होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कानून जो है वो आप पिछली तारीख से लागू नहीं कर सकते। हालांकि कानून बना तो पिछली तारीख में ही था, लेकिन खैर आज का मुद्दा वो नहीं है। तो बेनामी संपत्ति का कानून राजीव गांधी ने नहीं बनाया, मतलब उसको लागू नहीं होने दिया। उसके लिए देश को एक नरेंद्र मोदी का इंतजार करना पड़ा कि वो
आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, तब ये बेनामी संपत्ति का कानून बनेगा। तो कानून अब बन गया है। ये अलग बात है कि 1988 से 2016 के बीच में जिन लोगों ने बेनामी संपत्ति अर्जित की वो सब बच गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से। लेकिन मैं जो है स्टेट ड्यूटी की या इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर रहा था। तो क्या हुआ था 1985 में जिसकी वजह से ये कानून रद्द करना पड़ा? आपको मालूम है कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और उन्होंने एक वसीयत तैयार कराई थी जो 1981 में तैयार हुई थी और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम कर दी थी, यानी अपने पोते पोतियों के नाम। कौन कौन? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उस समय वाड्रा नहीं हुई थी, प्रियंका गांधी, वरुण गांधी। 2 बच्चे राजीव गांधी के थे और एक जो है संजय गांधी का। ये वसीयत उन्होंने संजय गांधी की मृत्यु के बाद बनाई। उसमें जो उनकी संपत्ति थी उसमें मेहरौली में एक फार्म हाउस जो बन रहा था, आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी 1977 में चुनाव हार गई थी, प्रधानमंत्री पद से हट गई थी, सरकारी आवास चला गया था। तो उस समय कहीं रहने के लिए उनको जगह मिले, इसके लिए उन्होंने जो जमीन थी मेहरौली में, दिल्ली के शहर के आउटस्कर्ट्स पे है, अब तो एक तरह से शहर में ही है, वहां फार्म हाउस बनवाना शुरू किया। उसी बीच में उनके एक पारिवारिक मित्र जिनको सरकारी बंगला मिला हुआ था उन्होंने खाली कर दिया परिवार के लिए, तो परिवार उसमें शिफ्ट हो गया। तो ये जो मेहरौली का फार्म और फार्म हाउस आधा बना हुआ, उसके अलावा शेयर्स, डिबेंचर्स और जो है बॉन्ड जो थे, ज्वेलरी, एंटीक आइटम्स, और इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने जो किताबें लिखी थी उसकी कॉपीराइट। फार्म हाउस के बारे में और फार्म के बारे में ये कहा गया ये तीनों बच्चों में बराबर बराबर बटेगा और संपत्तियां भी बटी। लेकिन इंदिरा गांधी की जो ज्वेलरी थी और एंटीक आइटम थे वो इंदिरा गांधी ने पूरी तरह से प्रियंका गांधी के नाम किया। उस समय की गणना के अनुसार ये सारी संपत्ति का आकलन जो किया गया वो 21,50,000, और आपको मैंने पहले बताया कि 20 लाख से ऊपर का जो स्लैब था 85% टैक्स था। तो अगर वो कानून लागू रहता तो 85%, 85% सरकार टैक्स ले लेती है। अब आप भी कमाल की बात कर रहे हैं, गांधी परिवार कोई सामान्य नागरिक हैं ये लोग, तो इनके लिए कानून बदल दिया गया। वो टैक्स देंगे, जो आम आदमी टैक्स देता है जिस दर से उसी दर से वो भी टैक्स देंगे। ये कैसे हो सकता है? तो ये इनहेरिटेंस टैक्स या स्टेट ड्यूटी एक्ट 1953 एबॉलिश कर दिया गया, और एबॉलिश किया गया 1 अप्रैल 1984 से इसको लागू किया गया। और इंदिरा गांधी की विल 2 मई 1985 को सार्वजनिक हुई। सार्वजनिक कैसे हुई? राजीव गांधी को उसके लिए अदालत में जाकर उसको सर्टिफाई कराना था। तो यूपीआई, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, एक न्यूज एजेंसी, उसने ये खबर चलाई और पूरे देश के अखबारों में छपी ये खबर। 2 मई को ये सार्वजनिक हुआ, ये खबर चली तो संपत्ति का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक हुआ। उस विल में इंदिरा गांधी ने विल के एग्जीक्यूशन के लिए राजीव गांधी और सोनिया गांधी को जिम्मेदारी सौंपी थी, मेनका गांधी को नहीं। लेकिन अपनी संपत्ति में से अपने बेटे राजीव गांधी और दोनों बहुओं यानी सोनिया गांधी और मेनका गांधी को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। जो कॉपीराइट था इंदिरा गांधी की किताब और जवाहरलाल नेहरू की किताब का, वो कॉपीराइट भी बच्चों में बटा। तो देश में इनहेरिटेंस टैक्स था लगभग 3 दशक तक था, उसको खत्म किया गया। एक कानून जो बनाया गया था संसद से, उसको खत्म किया गया, इसलिए नहीं कि लोगों को परेशानी हो रही है, आम लोगों को इसका नुकसान हो रहा है, ये एक तरह का डबल टैक्सेशन है, इस वजह से भी नहीं। इस वजह से भी नहीं कि इससे सरकार को कोई विशेष आमदनी नहीं हो रही है।
इस कानून को खत्म किया गया गांधी परिवार की संपत्ति को कर से, टैक्स से बचाने के लिए। तो बताइए, जिसके साथ ये हुआ हो बचपन में, जिसको इस तरह का फायदा मिला हो कि उसकी संपत्ति पर टैक्स न लगे, इसके लिए भारत सरकार कानून खत्म कर दे, कानून बदल दे, उसके अंदर सेल्फ एंटाइटलमेंट का भाव क्यों नहीं आएगा? राहुल गांधी को यही तो लगता होगा कि हमारे लिए तो कानून बदल सकता है, हम तो सामान्य व्यक्ति है नहीं, अगर हमारे रास्ते में कोई कानून आएगा तो उसे बदल दिया जाना चाहिए। ये बड़ी स्वाभाविक वृत्ति उनके मन में है और उसके कारण है और उसका संदर्भ भी है। तो इनहेरिटेंस टैक्स जो है वो भारत में लागू था। स्वयं पित्रोदा ने ये बात नहीं बताई, ये भी नहीं बताया कि उसे खत्म क्यों किया गया, कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं बताया। तो ये खेल गांधी परिवार को सामान्य कानून और सामान्य लोगों से ऊपर रखने का लंबे समय से चल रहा है, बल्कि आजादी के पहले से चल रहा है और आजादी के बाद तो और धूम धड़ाके से चलने लगा। उन्हीं की सरकार थी। 17 साल आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री थे। बीच में कुछ समय के लिए शास्त्री जी बने, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी बन गई, फिर राजीव गांधी बन गए और उसके बाद कांग्रेस की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकारें रही। तो संविधान और कानून दोनों गांधी परिवार पर लागू नहीं होते, ये संदेश देने की बार बार कोशिश होती है। और एनएसी पर तो प्रधानमंत्री ने बोला था, आपको मालूम होगा कि 2004 में हंसराज भारद्वाज कानून मंत्री थे, प्रस्ताव लेकर आए थे कैबिनेट पे कि एनएसी के चेयरपर्सन के पास हर मंत्रालय की फाइल जा सकती है, यानी सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर बन जाए। इसका बड़ा विरोध हुआ। विरोध के बाद यह प्रस्ताव वापस लिया गया। हालांकि फिर अनौपचारिक रूप से ऐसा होने लगा। एक वरिष्ठ अधिकारी लगभग रोज फाइल लेकर सोनिया गांधी के पास जाते थे 2004 से 2014 के बीच में। अंदाजा लगाइए कि देश के प्रधानमंत्री की क्या हैसियत थी। ये मनमोहन सिंह की मैं मानता हूं कि बेशर्मी है कि वो अपने पद पर बने रहे। उनको पद मिला, पद के अधिकार कभी नहीं मिले। उनके कैबिनेट के सदस्यों ने उनको कभी वो इज्जत दी नहीं जो एक प्रधानमंत्री को मिलनी चाहिए थी। और कैबिनेट के सदस्यों की क्या बात करें। राहुल गांधी जो एक सामान्य सांसद थे, वो कैबिनेट से पास ऑर्डिनेंस का जो है ड्राफ्ट, उसको सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो प्रधानमंत्री के सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, अपनी कुर्सी बचाए रखना, और मनमोहन सिंह ने वही किया 10 साल तक। इसी तरह से उन्होंने अपनी कुर्सी बचाई। लेकिन मैं बात तो गांधी परिवार की कर रहा हूं। उनको 2014 के बाद से लगातार झटके लग रहे हैं। आपको मालूम है एसपीजी एक्ट बना, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बना राजीव गांधी की हत्या के बाद, और प्रधानमंत्री की प्रोटेक्शन के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाई गई। राजीव गांधी की हत्या के बाद में उसमें एसपीजी एक्ट में अमेंडमेंट किया गया कि प्रधानमंत्री के परिवार को भी सुरक्षा मिलेगी और पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार को भी मिलेगी। इस नाते सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी एसपीजी का प्रोटेक्शन मिल गया। और उसके बाद फिर उसमें संशोधन किया गया कि लाइफ टाइम मिलेगा। नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उन्होंने एसपीजी प्रोटेक्शन हटा लिया। जिस उद्देश्य के लिए बना था वो कानून, वही रहने दिया कि ये केवल प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए बना हुआ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, किसी और की सुरक्षा में नहीं लगेगा। इसका मलाल जो है और इसकी जो चुभन है, गांधी परिवार आज तक भूल नहीं पाया है। तो वो जो विशिष्टता का भाव है, उस पर प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने लगातार चोट की है। हमसे कौन पूछ सकता है? आपको मालूम है इंदिरा जी की हत्या हुई जब, तो आर.के. धवन के अलावा कोई दूसरा और जो था वहां पर, जिसको प्रत्यक्षदर्शी या प्रत्यक्ष गवाह कह सकते हैं, वो सोनिया गांधी थी।
गोली की आवाज सुनकर भागकर वो घर से बाहर निकली थी। गोली से घायल इंदिरा गांधी को गिरते हुए देखा था, लेकिन पूरे ट्रायल के दौरान कभी सोनिया गांधी का न जांच एजेंसी ने बयान लिया, न कोर्ट में उनको किसी गवाही के लिए पेश किया गया। ये ताकत है गांधी परिवार के सेल्फ एंटाइटलमेंट की। कानून से ऊपर है। आप कल्पना कर सकते हैं कोई और होता तो उसको गवाही के लिए न बुलाया जाता, ये हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ। और इसके एक नहीं कई उदाहरण हैं। हमको हाथ कौन लगा सकता है? हमको कानून के सामने कौन खड़ा कर सकता है? मोदी ने खड़ा कर दिया। अदालत में पेश होना पड़ा, अदालत में जाकर जमानत लेनी पड़ी। राहुल गांधी अब भी अपना दर्द बयान करते हैं कि ईडी ने उनसे 55 घंटे पूछताछ की। तो ये जो गुरूर का मुकुट पहन रखा था, उसको चकनाचूर कर दिया मोदी ने। ये बता दिया कि आपके लिए भी वही कानून है जो इस देश के सामान्य व्यक्ति के लिए है। इसकी चोट है जिसकी वजह से इतना विश्वमन राहुल गांधी कर रहे हैं। व्यक्तिगत हमला, फिर कह रहा हूं, सरकार पर हमला करें, उसकी नीतियों पर हमला करें, पार्टी की आलोचना करें, वो सब जायज बात, लेकिन जिस तरह का जहरीला हमला व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री पर किया जाता है, जिस तरह से उनको अपमानित करने की कोशिश होती है राहुल गांधी और उनके साथियों द्वारा, उसका दर्द यहां से निकलता है। ये जो सेल्फ एंटाइटलमेंट का तमगा लगा उनके गले में लटका हुआ था गांधी परिवार के, उसको नोचकर फेंक दिया है नरेंद्र मोदी ने। ये गलती है, ये अपराध है उनका। कहां उनके लिए कानून बदल जाता था, कहां उनको सामान्य कानून के मुताबिक रहना पड़ रहा है। नेशनल हेराल्ड के मामले में, कई हजार करोड़ के घोटाले के मामले में जमानत पर रिहा हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी। ये सुनने में बहुत सामान्य सी बात लग सकती है, लेकिन उन लोगों के लिए सामान्य बात नहीं है। उनको कभी अदालत में पेश होकर जमानत लेना पड़ेगा, ये उनकी कल्पना से बाहर था। और आने वाले दिनों में कई ऐसे मामले हैं जिसमें उनको अदालत के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसके लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा। इस वजह से भी बौखलाहट है, और ये बौखलाहट आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, कुछ मामलों का मैं जिक्र पहले कर चुका हूं। नेशनल हेराल्ड का मामला तो सामने ही है आपके, अगस्ता वेस्टलैंड जो हेलीकॉप्टर की खरीद थी उसका मामला, उसके अलावा रक्षा सौदे का मामला। तो कई मामले हैं जिसमें परिवार के लिए आने वाला समय बड़ा कठिनाई भरा हो सकता है, और उसी की छटपटाहट है। इसीलिए लग रहा था उनको कि 2024 में कुछ भी करो, किसी स्तर तक जाओ, किसी तरह मोदी को हटाओ। तो मोदी की पार्टी की सीटों की संख्या तो कम कर दी, लेकिन मोदी को नहीं हटा पाए, तो वो फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ गया है। और आने वाले दिनों में ये संसद और संसद के बाहर आपको लगातार दिखाई देगा।